कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये रास्ता ख़त्म ना हो तो कैसा होगा, लेकिन फिर भी रास्ता ख़त्म हो जाता है और ये पानी के सामने ही आके रुक जाता है। लेकिन इंसानों ने भी बहुत साल पहले ही ये आविष्कार कर लिया था कि पानी में भी कैसे रास्ता निकालना है, तो उन्होंने इजाद किया नाव का। जब भी बाढ़ आ जाती है तो एक खास किस्म की चींटियां, जो कि फायर एंड्स के नाम से जाने जाते हैं, वो डूबते नहीं बल्कि वो झुंड बनाकर अपने साथियों के साथ खुद को एक नाव में बदल डालते हैं और उसी नाव के बीचों बीच लार्वीज को और रानी को प्रोटेक्टेड रखा जाता है। और यही शायद पहले नाव बनाए जाने का पीछे का इंस्पिरेशन हो। जैसे हम लोग पहियों को ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन का औहदा दे तो देते हैं, लेकिन एक ऐसा आविष्कार जिसने पूरी तरीके से ह्यूमन एवोल्यूशन की गतिविधि को बदल के रख दी और आज भी जिसका अनुदान हमें और भी आगे लेकर जा रही है, उसे हम लोग अक्सर भूल जाते हैं या रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसकी इनोवेशन तो पहियों से भी पहले हुई थी, और वो भी स्टोन एज के टाइम पे, या कहा जा सकता है मिडिल ऑफ स्टोन एज पर। माना जाता है कि उस समय लोग पेड़ के तने को अंदर से खोखला करके एक नाव का आकार देते थे। फिर धीरे धीरे सिंधु सभ्यता और एंशिएंट इजिप्ट में भी नावों का इस्तेमाल होने लगा, जो कि खोखले घास, बांस या पैपिरस की टहनियों को बांध के बनाए जाने लगी। वक्त बीतता गया और स्वभाव स्वरूप इंसानों ने एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत सारी की और उससे तरक्की भी बहुत की। पहले बस बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला नाव अब युद्ध में भी खास मदद करने लगी, और एक ऐसा दौर आया जिसने इस पृथ्वी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, जिसने सिल्क रूट को भी भुला दिया। वो दौर जब ये नाव अब सिर्फ छोटी सी लकड़ियों की ना रही, बल्कि बड़े सजाए गए जहाज बन गए। फिर उसकी मदद से कोलंबस भाई और वास्को चाचा ने क्या क्या कमाल किया, ये तो बताने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। और तो और पृथ्वी थाल जैसी फ्लैट नहीं बल्कि बॉल जितनी गोल है, इसे प्रूव करने के लिए भी नाव का ही इस्तेमाल किया गया था। और फिर कुछ देश और कुछ लोग धीरे धीरे बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए निकल पड़े समुद्री लहरों को चीरते हुए। और तभी समुंदर बन गया दो तरीके का लुटेरों का घर, जिसमें से एक थे ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे थे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, जो स्पेनिश जहाज़ों को लूटा करते थे। लेकिन पायरेट्स वहीं तक सीमित नहीं थे। कुछ तो बालों में नारियल तेल लगाकर सुबह को जैक फ्रूट एंड पुट्टू खाकर लूटने को निकल पड़ते थे, जैसे केरला में बेस्ड मालाबार पायरेट्स। इसके अलावा गुजरात और सिंध से सिंधी और कच्ची पायरेट्स, और अपने शिवाजी ऑफ द सी मराठा से अंग्रे पायरेट्स। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कारनामे किए वो शायद हम सभी को पता है। उसके बाद स्टीमर वेसल्स आए और डीजल इंजन ने तो सब कुछ बदल के रख दिया, और आज के दिन में 90% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन्हीं कार्गो शिप्स के दम पर चलती है, जिनके बिना हमारी मॉडर्न लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। लेकिन आज भी वाटर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स के लिए उतना ही रेलेवेंट है। हांगकांग में रोज़ाना 10 लाख लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सिडनी में यह पंक्चुअल सर्विस और हार्बर व्यू दोनों के लिए फेमस है, और इंडोनेशिया में 17,000 आइलैंड को कनेक्ट करने के लिए ये वन एंड ओनली सोल्यूशन है। जहां नॉर्वे में
100% इलेक्ट्रिक से चलने वाले फेरीज बेंचमार्क क्रिएट कर रही हैं, वहीं इंडिया भी पीछे नहीं। पूरे इंडिया और एशिया में पहला अर्बन वाटर मेट्रो का इंट्रोडक्शन हुआ 2023 में, और वो भी कोची में, जो कि इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड मॉडल में पानी की गहराइयों को बिना छुए इंस्पिरेशन बन रही है। जहां मुंबई में बिजीएस्ट फेरी सर्विसेज आपको अंदर से विचलित कर देगी, वहीं गोवा में रिलैक्सिंग वाइब एंड फेरी राइड्स आपको उतना ही चिल करवाती है, और वो भी मोस्टली फ्री में। अब तक तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि कोलकाता की कौन सी ट्रांसपोर्ट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ट्रैफिक से दूर, भीड़ से दूर, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें कोलकाता घूमने का अलग ही मज़ा मिलता है। ये ट्रांसपोर्ट मेनली हुगली या गंगा नदी के दो किनारे को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखती है, जहां अप्रॉक्सीमेटली 35 घाट्स और 45 एक्टिव वेसल्स एंड बोट्स 40,000 लोगों को रोजाना सर्विस देती है। अगर आप लॉन्ग रूट या ट्रैफिक से बचना चाहते हैं, या आप बस एक टूरिस्ट हैं, तो ये फेरीज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। इसमें आपको गाड़ी के पोल्यूशन से दूर, शहर के नॉइज़ से दूर, नदी के बीचों बीच सर्द हवा से भरपूर एक ऐसा माहौल मिलेगा कि आप हैरान ही रह जाएंगे। ऐसा लगेगा कि ये नदी बस आप ही के लिए रुकी हुई थी और आपके आते ही बहने लगी। और इसको सही से एक्सपीरियंस करने के लिए मैं आपको बेस्ट आइटिनरी सजेस्ट कर रहा हूँ। सुबह सुबह शियालदा से ट्रेन लेके आ जाइए दक्षिणेश्वर तक, या फिर मेट्रो लेके आ जाइए दक्षिणेश्वर तक। उसके बाद मंदिर दर्शन करके आ जाइए गंगा किनारे घाट पे, और गंगा किनारे आके जेटी घाट से टिकट ले लीजिए बेलूर मठ तक का। बेलूर मठ घूमिए, उसके बाद टिकट ले लीजिए बाग बाजार तक का, और बाग बाजार उतरकर चाय के साथ अंडा टोस्ट को एंजॉय कीजिए। फिर बाग बाजार से टिकट ले लीजिए हावड़ा तक का, और अगर शाम होने में थोड़ा वक्त है तो आप रेल म्यूजियम में आके यहाँ पे घूम लीजिए और बीते हुए कल को जी लीजिए। अब हावड़ा जेटी आके वहाँ से टिकट ले लीजिए बाबूघाट तक का। बाबूघाट में ही आपको मिल जाएगी गंगा आरती की टिकट। वहाँ से टिकट लेके शाम को गंगा आरती देखिए और एक मीठी सी चाय के साथ आपके दिन को ख़त्म कीजिए। इसके अलावा भी वेस्ट बंगाल टूरिज्म से भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कोलकाता का असली फ्लेवर टेस्ट करना चाहते हैं और आपका बजट भी थोड़ा टाइट है, तो यही आइटिनरी बेस्ट रहने वाली है आपके लिए। आडियोस, कीप रोलिंग।